How's everyone doing? Everyone is doing fine? Okay, that's good. ओके आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेट से आपको पता चल रहा है कि हमें किसी स्पेसिफिक बॉडी साइट पे हमें टारगेट करना है, वहाँ पे हमें क्या डिलीवर करना है? अपनी ड्रग को डिलीवर करना है, ठीक है। और इससे क्या होता है, चांसेस क्या होंगे, हम साइड इफ़ेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर कंपेयर करें हम अपने ट्रेडिशनल सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। वहीं पे क्या होता है, जो हमारी थेरेप्यूटिक एफिकेसी है वो बढ़ जाएगी। वहाँ पे हमारा कहीं भी हमारी ड्रग वेस्ट नहीं होगी, किसी भी सिस्टम में वेस्ट नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से हमारा टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम एफिशिएंट है। इसका की कॉन्सेप्ट क्या है कि एक तो सेलेक्टिव टारगेटिंग होता है, आप डायरेक्टली अपनी ड्रग को स्पेसिफिक डिजीज साइट पर डिलीवर करा सकते हो। जैसे कोई भी ट्यूमर है या इन्फ्लेम्ड टिश्यू है, वहाँ पे आप टारगेट साइट पर या सेलेक्टिव साइट पे ड्रग डिलीवर करोगे। कंट्रोल्ड रिलीज होता है कि आप टारगेट साइट पर अपनी सस्टेन ड्रग रिलीज कर पाओ एक टाइम पीरियड के एक टाइम पीरियड पर, ठीक है, कंट्रोल रिलीज। वहीं पे दूसरा तीसरा देखा जाए हमारा रिड्यूस सिस्टमिक एक्सपोजर। हमारा जो ड्रग इंट्रैक्शन होगा, जो हमारी जैसे कोई भी नॉन टारगेट साइट है या कोई ऐसा टिश्यू है जो हमारा टारगेट नहीं है, उससे एक्सपोजर नहीं होगा, चांसेस हैं कि एडवर्स इफेक्ट ही ना शो हो। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे टारगेट ड्रग डिलीवरी का कि जिसका काम है, आपको अगर वहाँ पहुँचना है, सोचो मुंबई पहुँचना है, तो आपका डायरेक्ट ट्रेन आपको कहाँ से लेनी है? ट्रेन को डायरेक्ट लेके मुंबई पहुँचो, क्या ज़रूरत है अब आपको बीच में गोवा जाने की, ठीक है। ट्रेन मत लो, इससे अच्छा फ्लाइट ले लो। गोवा तो दिखेगा बीच में जाते हुए, दिखता है नहीं दिखता है? किसी को पता है दिखता है ट्रेन से जाते हुए गोवा? अगर मुंबई जाओगे तो क्या आपको गोवा पड़ेगा बीच में? यार देखो, मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो देख लेना। हमें इधर उधर डिस्ट्रैक्शन से बच के, जिससे हमारा एडवर्स इफेक्ट ना हो, तो हमें डायरेक्ट अपनी टारगेट साइट पर पहुंचना है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारा ड्रग डिलीवरी का। अब क्या अप्रोच होनी चाहिए कि आप टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम को देख पाओ? एक हमारा है पैसिव टारगेटिंग। पैसिव टारगेटिंग में क्या होता है, हमारा फिजियोलॉजिकल डिफरेंस जो होता है डिजीज टिश्यू में, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है कि जैसे कि एनहांस परमेबिलिटी हो जाए, परमेबिलिटी का एनहांसमेंट हो जाए, या रिटेंशन इफेक्ट हो जाए, किसमें? ट्यूमर्स में। तो एक तरीके से पैसिव टारगेटिंग हो सकती है। हमारी एक्टिव टारगेटिंग में क्या होता है, हमारी जो मॉडिफाई हो जाती है ड्रग कैरियर, किसके साथ? लाइगेंड्स के साथ। कोई भी एंटीबॉडीज या पेप्टाइड है, उसके साथ ना हमारा मॉडिफाई हो जाती है एक तरीके से ड्रग, और वो बाइंड करके स्पेसिफिक रिसेप्टर पे, या जो टारगेट सेल पे रिसेप्टर है ना, वहाँ तक पहुँचाता है। हमारा जो लाइगेंड है वो बाइंड होगा एक तरीके से ड्रग कैरियर से, और फिर क्या करेगा, वो स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड होगा जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे टारगेट सेल पे। तो इस तरीके से एक्टिव टारगेटिंग हो गई हमारी। अब है हमारा स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव सिस्टम। जो एक्टिवेट ड्रग रिलीज है उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, वो लोकल ट्रिगर करेगा। लोकल ट्रिगर हो जैसे पीएच है, टेम्परेचर है, एंजाइम। तो ये हमारे स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव सिस्टम के भी एक तरीके से उसके वहाँ पे काम कर सकता है। फिजिकल टारगेटिंग है, जैसे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपको एक्सटर्नल फोर्सेस में यूज़ करना है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है या अल्ट्रासाउंड है, वहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड डायरेक्ट आपके कहाँ, स्टमक एब्डोमेन रीजन पे कराना है, तो वहीं पे शो करेगा कि क्या होगा, कि वो गाइड कर पाएगा हमारी ड्रग कैरियर को स्पेसिफिक साइट पे, ठीक है। ये हमारी फिजिकल टारगेटिंग हो गई। अब हमारे इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सब चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। जैसे हमारा एफिकेसी इंक्रीज होगी, जो हमारी हायर ड्रग कंसंट्रेशन है वो टारगेट साइट पर जाके क्या करेगी, थेराप्यूटिक आउटकम को बढ़ाएगी, साइड इफेक्ट कम करेगी, क्योंकि दूसरे नॉन टारगेट टिश्यूज से कभी एक्सपोज ही नहीं होगा हमारा। तो हमारा क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव होगा, लो डोजेज होगी उसकी, फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा कि लेस फ्रीक्वेंट, उसको ज़्यादा नहीं लेना पड़ रहा है, तो वहाँ है। फिर एनहांस स्टेबिलिटी, जो प्रोटेक्ट करता है हमारी ड्रग को डिग्रेड होने से, एक तरीके से स्टेबिलिटी बनी रहेगी, वो अपने टारगेट पर पहुँचेगा और काम करेगा। वहीं आता है हमारा कंट्रोल्ड रिलीज। कंट्रोल्ड रिलीज में ये होता है कि हमारी थेरेप्यूटिक लेवल मेंटेन रहता है थोड़े लंबे समय तक ना, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड पर हमारा जो थेरेप्यूटिक लेवल है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो हमारा एडवांटेज क्या है, इंक्रीज एफिकेसी, रिड्यूस साइड इफेक्ट, इंप्रूव पेशेंट कंप्लायंस, एनहांस स्टेबिलिटी, कंट्रोल्ड रिलीज। ये आपको याद रखने हैं। अगर डिसएडवांटेज को देखा जाए ना, आप ये खुद सोचो, हम इनोवेशन कर रहे हैं या कुछ ऐसा इनोवेटिव हो रहा है ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, तो कॉम्प्लेक्स होगा, कुछ ना कुछ आप ऐसा डिज़ाइन कर रहे हो, थोड़ी सी उसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ रहा है, कुछ ऐसा डिज़ाइन करना पड़ रहा है कि वो ईजी हो पाए।
तो हमारा एक डिज़ाइन का आपको ना उसमें इंजीनियरिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो आप हैंडल कर रहे हो प्रॉपर है या नहीं, आपको बायोलॉजिकली पता है या नहीं, उसके बेसिस पे डिज़ाइन होगा। हाई कॉस्ट, देखो एक्सपेंसिव है। अगर आपको कोई चीज़ आराम से चाहिए, पहले बुलक कार्ट्स चलती थी, ज़्यादा समय लगता था, एक्सपेंसिव नहीं हुआ करती थी, वहीं फिर कार चलने लगी, ठीक है, साइकिल चलने लगी, सॉरी बुलक कार्ट की साइकिल चलने लगी, फिर बाइक चलने लगी, फिर कार चलने लगी, तो धीरे धीरे करके सब कुछ एक्सपेंसिव होता गया, कॉस्ट बढ़ती रही। तो हमारा एक तरीके से ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ेगी। जब एक्सपेंसिव प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के टाइम पे ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, तो हमारा ट्रीटमेंट भी एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाएगा। इम्यूनोजेनिसिटी जो है वहाँ पे उसका रिस्क आ जाता है। कुछ क्या करते हैं, वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को टारगेट कर देते हैं। हमारी जो टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जैसे लाइगेंड्स हैं या कुछ कैरियर्स हैं, वो क्या ट्रिगर करते हैं, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को। फालतू में चलते चलते उसको इम्यून रिस्पॉन्स को छेड़ना है, इस तरीके से समझो। लिमिटेड पेनिट्रेशन, इसमें क्या होता है कि चैलेंज होता है डीप टिश्यूज़ में या सॉलिड ट्यूमर तक जाने के लिए, जो बहुत ज़्यादा स्किन के डीप में रहता है, वहाँ तक पहुँचने में चांसेस हैं कि नहीं पहुँच पाए। पेनिट्रेशन उसका एक पर्टिकुलर लेवल तक, उसकी कोई सीमा है, उससे ज़्यादा नहीं जा पा रहा है, तो वहाँ पे वो एक चैलेंजिंग फैक्टर है कि ड्रग डिलीवर ना हो पाए। फिर जैसे हमारा नोवल सिस्टम है ना, उसके अप्रूवल के लिए थोड़े से हमें क्या कहते हैं, मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा। नोवल सिस्टम फेस स्ट्रिंजेंट अप्रूवल प्रोसेस, थोड़ा सा उसका अप्रूवल प्रोसेस ना भारी पड़ जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है हमारा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स जो होते हैं हमारे टाइनी स्फेरिकल वेसिकल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्फेरिकल शेप में वेसिकल्स होते हैं, जो हम वाइडली यूज़ करते हैं किसी भी डिलीवरी सिस्टम में। जब क्यों, फॉर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, जब भी कभी हमें बायोएक्टिव मॉलिक्यूल डिलीवर करने हैं तो हम उन्हें क्या करेंगे, हम उनको स्फेरिकल वेसिकल्स में फॉर्म करेंगे, तो उनको हम लाइपोसोम कहते हैं, ठीक है। Liposomes are tiny spherical vesicles widely used as delivery system for bioactive molecules. Formed by, कैसे बनते हैं ये, हाइड्रेटिंग लिपिड मॉलिक्यूल से बने होते हैं एक्वस एनवायरनमेंट में। और इनके साथ क्या होता है, एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से वो कंपैटिबल बनाती है, बायो के लिए बायो कंपैटिबल रहती है, और एक तरीके से सूटेबल इंट्रैक्शन हो जाता है इनका ह्यूमन सेल से। तो इसलिए लाइपोसोम अच्छे होते हैं एक तरीके से, इनके बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट हाँ लाइपोसोम भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन देखें ना, एक तो देखो आप इसका ये फिगर देखो, फिगर में जो इमेज है इसके बेसिस पे कोर और बाई लेयर है इसकी। एक एक्वस कोर है जिसके सराउंड में हमारी लिपिड बाई लेयर्स होती हैं, ये रहा लिपिड बाई लेयर्स, ठीक है। वहीं हमारी फॉस्फोलिपिड्स होती हैं। फॉस्फोलिपिड क्या करती हैं, वो एम्फिलिक फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है, एम्फिलिक फॉस्फोलिपिड से, जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड होगा, हाइड्रोफिलिक हेड होगा जो हमारा बाहर की तरफ फेस करेगा, और हाइड्रोफोबिक टेल होगी वो अंदर की साइड होगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, बाई लेयर नेचुरली फॉर्म ड्यू टू एम्पीफिलिक नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड। बाई लेयर्स दो लेयर हो जाती हैं, दो लेयर इसलिए हो जाती हैं इसमें क्योंकि इसके दो नेचर हैं, फॉस्फोलिपिड भी है एक तरीके से, अगर हाइड्रोफिलिक भी बोल लो और हाइड्रोफोबिक भी बोल लो, तो दो नेचर की वजह से ये बाई लेयर हो जाता है। लाइपोसोम्स के टाइप्स क्या हैं, स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल्स, लार्ज यूनिलैमुलर वेसिकल्स, मल्टीलैमुलर एंड मल्टीवेसिकुलर वेसिकल्स। ये इसके लाइपोसोम्स के हमारे टाइप्स है। डिपेंड करता है, देखो सब एक ही फॉर्मेशन स्ट्रक्चर इनका सेम होता है, बट इनके जो बाई लेयर्स हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है, और वहीं इनके डायमीटर्स में डिफरेंस आता है। जो स्मॉल एंड लार्ज यूनिलैमुलर हैं वेसिकल हमारी, वो सिंगल बाई लेयर से बनी होती है, ठीक है, सिंगल बाई लेयर होगी। और वहीं पे स्मॉल का 20 to 100 नैनोमीटर डायमीटर होता है, और वहीं हमारा लार्ज देखेंगे तो 100 to 1000 नैनोमीटर डायमीटर चला जाता है इसका। मल्टीलेमुलर वेसिकल्स में और मल्टीवेसिकुलर्स में क्या होता है, मल्टी में हमारा मल्टीपल कंसेंट्रिक बाई लेयर्स होती हैं, यहाँ पे दोनों में लार्ज और स्मॉल में हमारी सिंगल बाई लेयर्स आती हैं, वहीं पे इसमें मल्टी में मल्टी कंसेंट्रिक बाई लेयर्स आ जाएंगी। और आप इसका अगर डायमीटर्स देखोगे वो 500 नैनोमीटर से कुछ माइक्रोमीटर्स तक चला जाता है डायमीटर हमारा, नैनोमीटर से माइक्रोमीटर, ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा हमारा। मल्टीवेसिकुलर वेसिकल्स में हमारे लार्ज वेसिकल्स होते हैं जिसमें हमारे स्मॉल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा एक बड़ा वेसिकल है, वहाँ पे हमारे छोटे छोटे स्मॉल वेसिकल्स प्रेजेंट हैं। प्रिपरेशन कैसे करती हो, क्या मेथड है इसका प्रिपरेशन का, पहले हमारी जो है थिन फिल्म हाइड्रेशन होगा, हमारा जो सॉल्वेंट इवापोरेशन होगा वो कैसे फॉर्म होगा, एक थिन लिपिड फिल्म के थ्रू,
ठीक है। सॉल्वेंट इवापोरेशन फॉर्म्स अ थिन लिपिड फिल्म, वो फॉर्म करेगा थिन लिपिड फिल्म, जिसमें क्या होगा, हाइड्रेटेड विद एन एक्वा सॉल्यूशन, वो हाइड्रेटेड रहेगा एक्वा सॉल्यूशन से। फिर सोनिकेशन होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करेंगे जिससे कि वेसिकल का साइज कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। एक्सट्रूजन में क्या होता है, जो लाइपोसोम सस्पेंशन होता है उसको हम मेम्ब्रेन के थ्रू पास करते हैं जिससे कि हमारा कंट्रोल साइज हो सके, कि कंट्रोल साइज कर सकें, ठीक है। थिन फिल्म हाइड्रेशन में क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट इवेपोरेशन के थ्रू थिन लिपिड फिल्म बनेगी, उस फिल्म को एक्वस सॉल्यूशन से हाइड्रेट किया जाएगा। सोनिकेशन के टाइम पे अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करेंगे, वेसिकल का साइज रिड्यूस कर देंगी। फिर एक्सट्रूशन में जो लाइपोसोम सस्पेंशन है उसको पास करेंगे हम मेम्ब्रेन के थ्रू टू कंट्रोल साइज को कंट्रोल करने के लिए हम उसे मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेंगे। एप्लीकेशन ड्रग डिलीवरी में, जो हमारे हाइड्रोफिलिक या लाइपोफिलिक ड्रग्स होती हैं जिनको हम इनकैप्सुलेट करके क्या करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं या फिर हम अनेबल करते हैं उनको स्पेसिफिक टारगेट डिलीवरी के लिए। वैक्सीन डिलीवरी में क्या होता है कि हमारा ना एंटीजन हम उसको इनकैप्सुलेट करके बॉडी में डिलीवर कराएंगे, उससे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है। जीन थेरेपी में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन के लिए, और कॉस्मेटिक में हाइड्रेशन या स्किन पेनिट्रेशन के टाइम पे कुछ प्रोडक्ट यूज़ करना हो तब हम इस थेरेपी को यूज़ करते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को। कैरेक्टराइजेशन, साइज एंड लैमेलरिटी, इसमें रेंज फ्रॉम नैनो साइज टू माइक्रो साइज, यूनिलैमुलर टू मल्टीलैमुलर, ठीक है। साइज के बेसिस पे और लैमुलर के बेसिस पे हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। इसका सरफेस चार्ज क्या है, कैटाइनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है, जो लिपिड कंपोजिशन है इसकी। देखो कंपोजिशन में फॉस्फोलिपिड भी हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल कंटेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ड्रग एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी, इसमें इनकैप्सुलेशन कैपेसिटी होती है, इजीली इनकैप्सुलेट कर देता है या फिर इनकॉर्पोरेट हो जाता है जो भी चीज़ हमें करनी हो। ड्रग रिलीज जो है, इसका रिलीज प्रोफाइल जो है उसके मैकेनिज्म के बेसिस पे कैरेक्टराइज करोगे आप या रेट पे। वर्सेटाइल है, हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक ड्रग्स को भी इनकैप्सुलेट कर सकते हो। बायोकम्पैटिबिलिटी है, क्योंकि नेचुरल फॉस्फोलिपिड से बना है तो बायोकम्पैटिबल भी होगा, बायोडिग्रेडेबल भी है। एक तरीके से प्रोटेक्शन फॉर्म करता है, शील्ड ड्रग फ्रॉम डिग्रेडेशन, हमारी ड्रग डिग्रेड ना हो। प्रोलॉन्ग सर्कुलेशन, लंबे समय तक हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चलता रहे। पैसिव टारगेटिंग में क्या होता है, ये परमेबिलिटी को एनहांस करता है, एक तरीके से उसको एक तरीके से देखता है, रिटेंशन भी देखता है ट्यूमर्स का। रिड्यूस टॉक्सिसिटी, अब जब ये हमारा नॉन टारगेट टिश्यूज से मैच ही नहीं करेगा या मिलेगा ही नहीं तो टॉक्सिसिटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं वहाँ पे। डिसएडवांटेज, लाइपोसोम्स हमने पढ़ा था, लाइपोसोम एक तरीके से अनस्टेबल फॉर्म में रहते हैं या चांसेस बहुत होता है कि अगर हमें लाइपोसोम को स्टेबिलिटी मेंटेन करने में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी परेशानियां होती हैं। हाई कॉस्ट एक्सपेंसिव है ये हमारा। ड्रग लोडिंग इसका वेरिएबल, कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है हमारी इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी। लीकेज के चांसेस होते हैं कि ड्रग साइट पे पहुंचने से पहले ही कहीं पता चला ये लीक आउट हो गया। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन होता है, इसके स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं आपको इसके रिक्वायरमेंट लाइक प्रोडक्शन के लिए। क्लियरेंस के लिए आप एक तरीके से देखो ससेप्टेबल है कि RES सिस्टम इसको ले ले, अपटेक बाय द RES रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के थ्रू। जो लाइपोसोम्स हैं वो एक तरीके से हमारे नैनो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ड्रग डिलीवरी जो है वहाँ पे कॉर्नरस्टोन की तरह काम करते हैं। इनका डिज़ाइन बहुत थेरेप्यूटिक आउटकम को इंक्रीज कर सकता है। एक तरीके से देखा जाए हमारा लाइपोसोम ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जब थेरेप्यूटिक एक्शन देखना हो तब उस टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो। फिर है हमारा न्यूज़ोम्स। न्यूज़ोम्स जो हमारे आयोनिक नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स हुआ करते हैं, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स जो हमारे एक्वस कोर में होते हैं। एक्वस कोर होगा, उसके अंदर हमारे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स होंगे, छोटे छोटे छोटे, ये देखो। और जो ना सेम उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत लाइपोसोम से मिलता जुलता होता है, बट वो हमारे यहाँ किससे बने होते हैं, हमारे सिंथेटिक नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट से, ठीक है। और वहीं अगर देखा जाए थोड़े से ना ये रेजिस्टेंट होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन हो जाता है लाइपोसोम में, वो न्यूज़ोम्स में नहीं होता, ठीक है। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल से बने होते हैं जो एक्वस कोर होता है इसका, और स्ट्रक्चर सिमिलर होता है लाइपोसोम से, लेकिन इसमें क्या होता है हमारे सिंथेटिक नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स भी आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल कोर एंड बायलेयर, सर्फेक्टेंट एंड कोलेस्ट्रॉल। इसमें क्या होता है, एक्वस कोर होता है जिसके सराउंड में या जिसके आसपास हमारी बायलेयर होती है, किसकी, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स की। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स की बायलेयर हो गई, देखो ये रही। और फिर सर्फेक्टेंट्स जो होंगे वो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स होंगे हाइड्रोफिलिक हेड के साथ
और हाइड्रोफोबिक टेल के साथ। इसमें हाइड्रोफोबिक टेल जो अंदर है और हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो बाहर की साइड है, जिससे हमारी ना एक बाय लेयर बनती है, किसमें, वाटर में बनती है। जो हाइड्रोफोबिक टेल है अंदर है और हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर है, वो हमारे ऐसे सर्फेक्टेंट की तरह काम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल इनकॉर्पोरेट रहता है कि जिससे कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी बनी रहे, तो वहाँ पे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके से काम करता है। न्यूज़ोम्स के 3 टाइप है, स्मॉल, लार्ज, मल्टी लैमलर। ये लैमलर के बेसिस पे अगर देखा जाए, यूनिलैमलर होते हैं, इसमें एक बाई लेयर होती है, स्मॉल साइज वेसिकल होता है। इसमें पर्टिकुलर साइज नहीं है, आप इससे सोच सकते हो स्मॉल से स्मॉल साइज हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं, और मल्टीपल कंसेंट्रिक बाई लेयर्स में वो हमारा बहुत सारी बाई लेयर्स आ जाती हैं। प्रिपरेशन मेथड कैसे, कि आप न्यूज़ोम्स को प्रिपेयर कैसे करोगे। जैसे कि हमारा इसमें हम क्या फॉर्म करते हैं, सर्फेक्टेंट फिल्म को फॉर्म करते हैं, किसके थ्रू, सॉल्वेंट इवेपोरेशन के थ्रू, और वहीं पे हाइड्रेशन भी होगा, ठीक है, और वहाँ पे माइक्रो फ्लूइडाइजेशन होगा, वहाँ पे एक फोर्स लगेगा जिससे कि हमारा सर्फेक्टेंट और एक्वस फेज है वो मिक्स हो जाए। फोर्स की वजह से ये दोनों मिक्स हो जाएंगे आपस में, और मिक्स होने के बाद वेसिकल्स फॉर्म करेंगे। फिर इनका अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से जो जनरेट होगा, न्यूज़ोम्स क्या जनरेट करेगा, न्यूज़ोम्स को सर्फेक्टेंट मिक्सचर्स के थ्रू, जो हमारा सर्फेक्टेंट मिक्सचर है ना, वहाँ से हमारे न्यूज़ोम्स बनना शुरू हो जाएंगे। और किसके प्रोसेस में या किस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं। अब एप्लीकेशन कहाँ यूज़ कर सकते हो, जब हमें कभी भी हमारी ड्रग हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक ड्रग्स यूज़ करनी है, लाइपोफिलिक ड्रग्स यूज़ करनी है, तब हम इसको यूज़ करेंगे। कंट्रोल्ड रिलीज, बायो अवेलेबिलिटी और टारगेट डिलीवरी तो हमारा है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। कभी जैसे ट्रांसडर्मल ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है, या ट्रांसडर्मल पैचेस के टाइम डर्मेटोलॉजीज में यूज़ करते हैं कि स्किन में पेनिट्रेशन इंक्रीज़ कर पाएँ। डायग्नोस्टिक एजेंट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जब इमेजिंग में भी यूज़ करते हैं इनको। मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है जो हम स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज ये है, हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, थोड़ा सा चीपर होता है अगर वो सिंथेटिक सर्फेक्टेंट से बना हो। एनहांस्ड स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल होता है। लाइपोसोम आपको पता है थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, वहीं पे हमारा जो न्यूज़ोम्स है वो स्टेबल रहता है। ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस के रेजिस्टेंट भी रहता है, वहाँ नहीं हो पाता, चांसेस नहीं होते। वर्सेटाइल है, दोनों ड्रग में यूज़ हो सकता है, हाइड्रोफिलिक में भी, हाइड्रोफोबिक ड्रग्स में भी। बायो अवेलेबिलिटी इंप्रूव होती है कि जो डिसोल्यूशन एब्जॉर्प्शन था कुछ ड्रग्स का जो पुअर होता है वो अच्छा हो जाता है, उसको बढ़ा देता है। कंट्रोल्ड रिलीज है, सस्टेन ड्रग रिलीज हो सकता है। टारगेट स्पेसिफिक सेल टिश्यूज़ पे उसको आप एक्टिव टारगेटिंग के थ्रू, टारगेट डिलीवरी सिस्टम के थ्रू पहुंचा सकते हो। रिड्यूस टॉक्सिसिटी, देखो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि लोकलाइजिंग ड्रग डिलीवरी है। डिसएडवांटेज वही है लीकेज और फ्यूजन का, कि कभी ससेप्टेबल होता है कि हमारी ड्रग लीक आउट हो गई, या वेसाइकल फ्यूज होके स्टोर हो गए स्टोरेज के टाइम पे, या ड्रग एंट्रैपमेंट ऐसा हो गया कि वो प्रिपरेशन के टाइम पे कोई ऐसा मेथड हमने यूज़ किया है तो वेरिएबल एंट्रैपमेंट हो सकता है। स्केलिंग चैलेंजेस आ सकते हैं कि अगर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे तो एडवांस मेथड यूज़ करो या इक्विपमेंट मेथड यूज़ करोगे, तभी आप उसको लार्ज स्केल पे बना सकते हो। स्टोरेज इश्यूज आ जाते हैं कभी भी, इसकी ना आपको स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टोरेज करने की कंडीशंस हैं कि उसके अंडर ही आपको करना है। चांसेस है कि न्यूज़ोम्स जो है, न्यूज़ोम्स हमारे एग्रीगेशन हो सकते हैं, क्लस्टर फॉर्म में इकट्ठे हो सकते हैं, लीकेज हो सकता है न्यूज़ोम्स में, तो इसलिए स्टोरेज इश्यूज आता है। इरिटेशन का चांसेस होता है कि पोटेंशियली इरिटेशन कॉज हो सकता है, जो कुछ सर्फेक्टेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन को इरिटेट करते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर देते हैं, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाता है एप्लीकेशन का। नैनो पार्टिकल्स, अब नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो हमारे अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनका रेंज होता है 1 to 100 नैनोमीटर, ठीक है। नैनो पार्टिकल का रेंज 1 to 100 होता है, और जो हमारा NDDS है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वहाँ जो हमारे नैनो पार्टिकल्स हैं वो इसलिए इंजीनियर करते हैं, इसलिए बनाते हैं कि जिससे हमारा थेरेप्यूटिक आउटकम इंक्रीज हो पाए और जिससे हमारा फैसिलिटेट करे ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, पर्टिकुलरली ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, और हमारा बायोलॉजिकल बैरियर भी क्रॉस कर पाएगा क्योंकि इसका पार्टिकल साइज कम है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बहुत हार्ड होती हैं डिजीज साइट पर पहुंचने के लिए, वहाँ पर हमारे नैनो पार्टिकल्स इजीली पहुंच पाते हैं।
अब जैसे सॉल्वेंट इवापोरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ड्रग और पॉलीमर हमने एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया, डिसॉल्व करने के बाद एक इमल्सिफिकेशन फॉर्म हुआ। अब इमल्सिफिकेशन में क्या करेंगे, हम सॉल्वेंट को तो इवापोरेट कर देंगे, सॉल्वेंट को इवापोरेट करने के बाद क्या बन जाएंगे, हमारे नैनो पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। नैनो प्रेसिपिटेशन होता है, वहाँ पे जो हमारा ड्रग्स पॉलीमर सॉल्वेंट के अंदर था उसको हम ऐड कर देंगे नॉन सॉल्वेंट में। नॉन सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद क्या इंड्यूस होगा, नैनो पार्टिकल फॉर्मुलेशन होगा, वहाँ पे उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे नैनो प्रेसिपिटेशन के थ्रू। इमल्शन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जो हमारे मोनोमर्स पॉलीमराइज करते हैं ना, किसकी प्रेजेंस में, सर्फेक्टेंट की प्रेजेंट में जो हमारे मोनोमर्स हैं वो पॉलीमराइज करेंगे और जिससे कि क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, हमारे स्टेबलाइजर्स जो यूज हुए हैं वो हमारे नैनो पार्टिकल्स बनाएंगे, ठीक है। एट द एंड प्रोसेस ये है कि हमारा नैनो पार्टिकल फॉर्मुलेशन है, फॉर्मेशन है हमारे नैनो पार्टिकल्स का, वो कैसे हो सकता है, हम इसको हाई प्रेशर होमोजेनाइजेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि एक लिक्विड डिस्पर्जन है ड्रग का और पॉलीमर का, हम उसको होमोजेनाइजर के थ्रू पास करेंगे और जब वो होमोजेनाइजर से पास होगा ना तो क्या बनाएगा, नैनो पार्टिकल्स बनाएगा, ठीक है। सॉल्वेंट इवापोरेशन में हम सॉल्वेंट इवापोरेट कर देते हैं, नैनो प्रेसिपिटेशन में हम नॉन सॉल्वेंट ऐड कर देंगे, जो हमारा सॉल्वेंट था जिसमें हमारे ड्रग पॉलीमर थे, तो एक तरीके से क्या होगा, हमारे नैनो पार्टिकल बन जाएंगे। इमल्शंस में क्या होगा, हमारे मोनोमर पॉलीमराइज होके सर्फेक्टेंट की प्रेजेंस में स्टेबलाइजर क्या करेंगे, नैनो पार्टिकल्स बनाना शुरू कर देंगे। हाई प्रेशर में जैसे कोई भी लिक्विड डिस्पर्शन है हमारे ड्रग का या पॉलीमर का, तो हम उसको ना होमोजेनाइजर के थ्रू पास करके नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। ये 3 मैथड हैं, आप याद रखना, जो हम यूज करते हैं नैनो पार्टिकल्स को बनाने के लिए। देखो ऑलमोस्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज सेम है, क्योंकि हमारा जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का ही सब सारा पार्ट है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा सॉल्युबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी इसकी, जो हमारी ड्रग पुअर सॉल्युबल है, टारगेट डिलीवरी है, ये कंट्रोल्ड रिलीज देगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा और बायो अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करके एक तरीके से मल्टी फंक्शनैलिटी की तरह भी काम करेगा ये हमारा, ठीक है। डिसएडवांटेज टॉक्सिसिटी हो सकती है, चांसेस हैं कि साइज की वजह से या मटेरियल कंपोजिशन की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग स्केल अब थोड़े लार्ज प्रोडक्शन पे, थोड़ा सा कमर्शलाइज यूज़ पे थोड़ा चैलेंजेस आ जाते हैं उसको बनाने में। स्टेबिलिटी इशू रहता है कि वो एग्रीगेशन ना हो जाए या स्टोरेज के टाइम पे डिग्रेड ना हो, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस में उसके इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियरेंस बाय RES, अब जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के थ्रू वो रैपिड क्लियरेंस में चला जाता है, जिससे हमारी एफिकेसी इफेक्ट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का काम है, बाहर से कुछ भी आप लोगे तो एक तरीके से उसके लिए तो वो फॉरेन पार्टिकल ही है, ठीक है, तो उसके हिसाब से एक्ट करता है। रेगुलेटरी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो अप्रूवल प्रोसेस में थोड़ा सा डिले हो जाता है या मार्केट इंट्रोडक्शन में डिले आ जाता है, एकदम से वो आपको नहीं अप्रूवल देंगे कि आप डायरेक्टली उसको मार्केट में लॉन्च कर पाओ। और देखो जितनी छोटी चीज़ आप बनाते जाओगे ना उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। वैलिडेशन और प्रोडक्शन में थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। आप सोचो आप बड़ी चीज़ बनाओगे उसको, वो आप इजीली बना पाओगे, और वहीं आपको इतना सा बना रहे हो, उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको आपको इंजीनियर करने में भी बहुत टाइम लग रहा है, तो सोचो इस सब के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव करना पड़ेगा, ये हो ही जाएगा अपने आप एक्सपेंसिव। अब आप नैनो पार्टिकल्स का एप्लीकेशन कहाँ है, यूज़ कहाँ करोगे, हमारा टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कंट्रोल्ड रिलीज देखने के लिए, डायग्नोस्टिक इमेजिंग देखने के लिए, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ के टाइम पे या जीन डिलीवरी करनी हो तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कभी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को मॉड्यूलेट करना हो या चेंज करना हो तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। फिर है हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो लेबोरेटरी में, हम लैब्स में बनाते हैं, लैब्स में प्रोटीन बनाएंगे जो स्पेसिफिकली क्या करेगा, बाइंड होगा हमारे यूनिक एंटीजन से जो हमारे सेल्स या प्रोटीन पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मोनोक्लोनल बॉडीज हमारी लैब्स में बनाई जाती हैं जहाँ पे प्रोड्यूस होता है प्रोटीन जो हमारा एंटीजन से बाइंड करता है, यूनिक एंटीजन से बाइंड करता है जो हमारे सेल्स और प्रोटीन्स पर प्रेजेंट होते हैं। अब ओरिजिनेशन कैसे होता है, आप इसको ओरिजिनेट कहाँ से करोगे, अब देखो हम इसको सिंगल बी सेल क्लोन से ओरिजिनेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और क्या एग्जिबिट करेगा, इसमें आइडेंटिकल स्पेसिफिसिटी होगी, मतलब डिट्टो कुछ ना कुछ काम करता होगा, आइडेंटिकल होगा, बाइंडिंग एफिनिटी होगी कि काम बन सके, बाइंड हो सके, और एक तरीके से ये हमारा पावरफुल टूल है बहुत। आप इसको एक तरीके से सोचो टारगेट थेरेपीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब मतलब आप देखो ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजीज भी बढ़ती जा रही हैं,
ठीक है। हेल्थ केयर में अगर आप देख लो, बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन में एआई आ गया है, बहुत सारी जगह है वहाँ पे है। अब आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन कराना है, तो कैसे करोगे? पहली टेक्नोलॉजी जो है हमारी हाइब्रिडोमा है, ठीक है। हाइब्रिडोमा हमारी कोलर और मिल्स्टन ने डेवलप की थी 1975 ने। उन्होंने क्या किया था, बी सेल को कंबाइन किसके साथ किया था, मायोलोमा सेल्स के साथ कंबाइन करके एक हाइब्रिडोमा क्रिएट किया था, जो हमारे MABs बनाते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। इस स्टेप्स में क्या हुआ था, स्टेप वाइज अगर आप देखो, इसमें याद रखो हमारे जो बी सेल्स हैं वो किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, हमारे मायोलोमा के साथ, मायोलोमा सेल्स के साथ कंबाइन होके हमारे हाइब्रिडोमास बनाएंगे, जो हमारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। इम्यूनाइजेशन होगा, जैसे कोई भी हमारा होस्ट एनिमल है, जैसे हम लैब्स में अगर देखा जाए तो हमारा माइस है, माइस लेंगे, उसको क्या करेंगे, इम्यूनाइज करेंगे, किसके थ्रू, टारगेट एंटीजन के थ्रू। टारगेट एंटीजन से हम उसको इम्यूनाइज करेंगे, फिर बी सेल आइसोलेशन कराएंगे, जो स्प्लीन सेल है उसमें बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वहाँ से हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, वहाँ से अपना बी सेल आइसोलेट करा देंगे। फिर सेल फ्यूजन के टाइम पे जो हमारे बी सेल है उसको हम माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज कराएंगे, किस एजेंट को यूज़ करके, PEG एजेंट को यूज़ करके हम इन्फ्यूज़ कराएंगे। सिलेक्शन, और सिलेक्शन के टाइम पे क्या होगा, जो हमारे हाइब्रिडोमास हैं वो कल्चर होंगे एक सेलेक्टिव मीडिया में, जैसे कि हमारा HT मीडियम हो गया, वो क्या करता है, वो दिखाता है कि जो हमारे फ्यूज सेल थे वो सर्वाइव कर चुके हैं, तो सेलेक्टिवली आप उसको लोगे वहाँ से, फिर उनकी स्क्रीनिंग करोगे, कोई जैसे एलाइजा टेस्ट होते हैं उसके थ्रू ऐसे कराओगे, आप डिजायर्ड एंटीबॉडीज देखोगे कि हो रहा है या नहीं। फिर क्लोनिंग होगा, अगर पॉजिटिव हाइब्रिडोमास हैं उसको आप क्लोन करा सकते हो कि मोनोक्लोनैलिटी देख सकते हो, मेक श्योर कर सकते हो कि हाँ ठीक है। एक्सपेंशन और प्रोडक्शन, फिर जब आप ये सब कर देते हो तो क्लोन्स को ना उसकी ग्रोथ, मतलब कल्चर में ग्रो कराओगे और कराओगे, फिर उसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन, एक्सपेंशन मतलब बढ़ाओगे उसको। जो आपने ये सब स्टेप्स कर लिए और जब आपको प्रूफ हो गया कि सही है, तब उसको एक्सपेंशन करोगे, प्रोडक्शन करोगे। फिर उसके बाद हमारी एंटीबॉडीज़ को ना प्रोटीन के थ्रू हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, या AG क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम उसका प्यूरिफिकेशन कराते हैं। ये प्रोसेस है। इम्यूनाइजेशन में हमारे सेल को इम्यूनाइज करेंगे टारगेट एंटीजन से, वहाँ स्प्लीन से हमारा बी लिम्फोसाइट हार्वेस्ट करेंगे, सेल फ्यूज कराएंगे, बी सेल को माइलोमा सेल्स के साथ इन्फ्यूज कराएंगे, फ्यूज कराने के किसके प्रेजेंस में, पैक के प्रेजेंस में। वहीं जो हाइब्रिडोमास हैं वो कल्चर होंगे हमारे, हम कैसे कल्चर करेंगे, सेलेक्टिव मीडिया में कल्चर करेंगे। ये सब कुछ काम हमारे कहाँ होगा, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स होती है ना, वहाँ पे होगा सारा काम। स्क्रीनिंग करोगे, फिर क्लोनिंग कराओगे। स्क्रीनिंग में हमारा ऐसे करते हैं, एलाइजा टेस्ट होता है। क्लोनिंग करने के बाद आप पॉजिटिव हाइब्रिडोमास आए तो आप उसको आगे क्लोन कराओगे, फिर उसको बढ़ाओगे, उसका और ज़्यादा प्रोडक्शन कराओगे। और प्यूरिफिकेशन हम प्रोटीन से प्यूरिफाई करेंगे AG क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। एडवांस मेथड में क्या होता है, जैसे हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे क्या होगा, हम क्लोन करेंगे एंटीबॉडी जीन को, कहाँ से, बी सेल से। बी सेल से हम क्लोन करेंगे एंटीबॉडी जीन को और एक्सप्रेस कर देंगे डायरेक्टली किसमें, होस्ट सेल में। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये ह्यूमन या ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट, ठीक है, स्केलेबल है ये हमारा। फिर आता है फेस डिस्प्ले, ये एडवांस मेथड है। ये हमारा जो हाइब्रिडोमा था वो हमारा थोड़ा सा, आप अगर देखो तो थोड़ा सा पुराना मेथड बोल लो, या फिर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी 1975 की आई हुई है जो चलती आ रही है। अब आने वाले टाइम में थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आ गया। फेस डिस्प्ले है, जैसे हमारा एंटीबॉडी फ्रेगमेंट है, बैक्टीरियोफेजेस पे जो एंटीबॉडी फ्रेगमेंट है उसका डिस्प्ले लिया, ठीक है। उसको लेने के बाद सेलेक्ट बाइंडर्स को यूज़ करेंगे, किसके थ्रू, पैनिंग के थ्रू सेलेक्ट बाइंडर्स लेंगे। और इससे क्या होगा, फेज है हमारा, फेज डिस्प्ले हो रहा है। जो हमारा बैक्टीरियोफेज है उसका एंटीबायोटिक फ्रेगमेंट लेकर उसको बाइंडर्स के थ्रू पैनिंग करेंगे, पैनिंग के थ्रू बाइंडर्स को सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि इसमें एनिमल यूज़ नहीं होता, जल्दी प्रोसेस कर लोगे, हाई थ्रूपुट है इसका, जल्दी आउटपुट आता है, और एक तरीके से डायरेक्टली आप इसमें ह्यूमन एंटीबॉडीज़ को जनरेट कर सकते हो। आप ये याद रखो, बैक्टीरियोफेज से करोगे जो करोगे। फिर है हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल। इस मेथड में ना हम एनिमल्स यूज़ करेंगे। अब एनिमल्स में क्या करेंगे, हम ह्यूमन की एंटीबॉडी जीन को इंजीनियर कर देंगे। वहाँ पे करने के बाद क्या करेंगे, हम प्रोड्यूस करेंगे फुल्ली ह्यूमन
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जिसमें किसके प्रोसेस के थ्रू, हाइब्रिडोमा लाइक प्रोसेस होगा। एनिमल लिया, एनिमल में हमने ह्यूमन एंटीबॉडी जीन डाला, जीन डालने के बाद उसने क्या करा, एक ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई। हाइब्रिडोमा लाइक प्रोसेस, जो हमारी हाइब्रिडोमा प्रोसेस ऊपर पड़ा था ना, उस प्रोसेस के थ्रू ही सब होगा। तो ये हमारा ट्रांसजेनिक, जेनिक से याद रखो, हमारे एनिमल में कुछ ना कुछ जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है। एडवांटेज ये है कि इसमें फुल ह्यूमन एंटीबॉडीज बन सकती हैं, जिसमें रिड्यूस हो सकता है क्या, इम्यूनोजेनिसिटी। फुल्ली ह्यूमन एंटीबॉडीज विद रिड्यूस्ड इम्यूनोजेनिसिटी। शेप क्या होता है, स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, वाई शेप का हमारा प्रोटीन होता है, 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं। फिर हमारा फैब रीजन आ जाता है, जो हमारा बाइंड करता है स्पेसिफिक एंटीजेंस की, जिसकी हाई एफिनिटी होती है, विद हाई एफिनिटी। फिर हमारा एफसी रीजन आता है, वो क्या करता है, वो मीडिएट करता है इंट्रैक्शन किससे, इम्यून सिस्टम से। ठीक है, वाई शेप प्रोटीन होगा, फैब वो क्या करेगा, 2 हैवी चेन्स होंगे, 2 लाइट चेन्स होंगे, वो बाइंड करेगा स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करेगा हाई एफिनिटी के साथ, वहीं वो इंट्रैक्शन करेगा इम्यून सिस्टम के साथ। अब एप्लीकेशन अगर देखो कहाँ यूज करोगे, हमारी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं कैंसर थेरेपीज में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ के टाइम पे अगर इन्फ्लेमेटरी जो मॉलिक्यूल है वो ब्लॉक है, उस टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हो। इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वो पैथोजेंस या टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने में भी काम करेगी, फाइट ऑफ करेगी एक तरीके से। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे ये आपके इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगा, जिससे कि ऑर्गन रिजेक्शन ना हो। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, पीसीएस के 9 इनिबिटर्स क्या करता है, ये पर्टिकुलर जो इनिबिटर है ये क्या करेगा, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। डायग्नोस्टिक में क्या होता है, ये स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करता है या मॉलिक्यूल को, जिससे कि एक तरीके से डिजीज डायग्नोज कर पाए। एडवांटेज, हाई स्पेसिफिसिटी होती है इसकी, हाई स्पेसिफिक है हमारा। देखो जब ये इतना मॉडर्नाइज है या हाई टेक्नोलॉजी है, तो हमारा टारगेट करेगा डिजीज सेल को या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बिना हार्म किए हेल्दी टिश्यूज़ को डायरेक्ट, जैसे कैंसर में है ना, वो कैंसर सेल्स को टारगेट करेगा और किसी आसपास के हेल्दी सेल्स को नहीं करेगा। तो हाई स्पेसिफिसिटी है। साइड इफेक्ट कम होता है। पर्सनलाइजेशन में इसको कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं इंडिविजुअल पेशेंट के लिए और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। कस्टमाइजेशन आप सोच सकते हो या फिर पर्सनलाइजेशन बोल दो उसको। वर्सटैलिटी है, ये ड्रग के साथ भी कंजुगेट कर जाता है, टॉक्सिन्स के साथ, आइसोटोप्स के साथ, जिससे कि क्या होता है, मल्टीपल थेरेपीज देता है, मल्टी फंक्शनल थेरेपीज हो जाती हैं। इसका मैकेनिज्म नोन है, नोन मैकेनिज्म ये है, फैसिलिटेट करेगा ड्रग डेवलपमेंट को और अप्रूवल प्रोसेस को। ठीक है। डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव है भाई। देखो एक्सपेंसिव क्यों होगा, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के टाइम पे पर्टिकुलरली कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, ऐसे प्रोसीजर्स होंगे जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, तो एक डिसएडवांटेज कॉस्ट का आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजेस ये होते हैं, आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू दिया जाता है, तो यहाँ पे अगर नहीं आता प्रॉपर तो वहाँ पे चैलेंजिंग है। इम्यूनोजेनिसिटी की रिस्क है, इम्यून रिएक्शन हो सके, जो नॉन ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है ना, उनके अगेंस्ट में एक इम्यून लाइक रिएक्शन आ सकता है। रेजिस्टेंस, जो पैथोजेंस हैं या ट्यूमर्स हैं वो क्या रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। लिमिटेड पेनिट्रेशन होता है कि इन्फिल्ट्रेट में स्ट्रगल टू इन्फिल्ट्रेट सॉलिड ट्यूमर्स के थ्रू पास ऑन नहीं हो पाया तो चांसेस हैं। स्टेबिलिटी इश्यूज है, थोड़ा सेंसिटिव है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को लेकर, जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा चांसेस है कि ये प्रॉपरली वर्क ना कर पाए या प्रॉपर ना हो पाए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, या जैसे हमने सारी ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, तो उससे हमें एक पता चलता है कि हाँ कब कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या कैसे प्रोसेसिंग है, क्या मेथड्स है, किसके थ्रू हम बनाते हैं, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, वो सब हम ये पढ़ते हैं इसमें, या हम ये सब पढ़ चुके हैं।